हाँ जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। आज देखने वाले हैं हाइड्रोजन के रेखा स्पेक्ट्रम की व्याख्या और हाइड्रोजन के रेखा स्पेक्ट्रम में उसका मात्रात्मक विश्लेषण करने वाले हैं। तो बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जब निम्न ऊर्जा स्तर को अपन क्वांटम संख्या मुख्य क्वांटम संख्या n से दर्शाते हैं। निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर या उच्च से निम्न ऊर्जा स्तर में गमन करता है, या तो निम्न से उच्च ऊर्जा स्तर में या उच्च से निम्न ऊर्जा स्तर में गमन करता है, तो विकिरणों के रूप में ऊर्जा का क्रमशः अवशोषण एवं उत्सर्जन करता है। जब इलेक्ट्रॉन निम्न से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा तो ऊर्जा अवशोषित करेगा, तब निम्न से ऊपर वाले ऊर्जा स्तर में जाएगा। यानी ये E1 है, ये E2 है। E2 की एनर्जी ज़्यादा है E1 से, तो यहाँ से यहाँ एनर्जी ग्रहण करके जाएगा। इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करेगा, तब यहाँ से यहाँ पहुँचेगा और E2 से E1 में आता है तो ऊर्जा क्या करेगा, निष्कासन करेगा यहाँ से यहाँ E2 जाता है किससे, E1 से। तो निम्न से उच्च ऊर्जा स्तर में या उच्च से निम्न में गमन करता है तो विकिरणों के रूप में ऊर्जा का अवशोषण और उत्सर्जन करता है। कौन? इलेक्ट्रॉन। अब विकिरणों के रूप में दो ऊर्जा अवस्थाओं के मध्य संक्रमण के दौरान, यानी E1 से E2 में या E2 से E1 में, दो ऊर्जा अवस्थाओं के मध्य संक्रमण के दौरान उत्सर्जित या अवशोषित विकिरणों की ऊर्जा का अंतर अपन इस समीकरण से दे सकते हैं। दो ऊर्जा अवस्थाओं के मध्य इलेक्ट्रॉन के संक्रमण से अवशोषित संक्रमण से ऊर्जा में परिवर्तन ही ले लेते हैं। ऊर्जा में परिवर्तन चाहे अवशोषित हो चाहे उत्सर्जित हो, वहाँ ऊर्जा का परिवर्तन बता देंगे। ऊर्जा में परिवर्तन को निम्न समीकरण से प्रदर्शित करेंगे। तो ऊर्जा में परिवर्तन को डेल्टा ई से दर्शाते हैं। परिवर्तन को डेल्टा से, ई एनर्जी में परिवर्तन हो रहा है, EF माइनस EI। यह है E मतलब एनर्जी और I मतलब इनिशियल। E मतलब एनर्जी, F मतलब फाइनल। ये अंतिम ऊर्जा स्तर है, ये प्रारंभिक ऊर्जा स्तर है। यानी मैं EF बराबर लिख सकता हूं अंतिम ऊर्जा स्तर और EI को लिख सकता हूं प्रारंभिक ऊर्जा स्तर। अब बोर ने एनर्जी ज्ञात करने के फॉर्मूले दिए अपने परमाणु मॉडल में। वो था क्या, En इज इक्वल टू माइनस RH Z² बटा N²। ये था अपने पास फॉर्मूला और आगे था जूल। अब हाइड्रोजन के लिए
हाइड्रोजन के लिए Z बराबर कितना है 1, तो Z बराबर तो 1 आ जाएगा। En, ये En की जगह मैं रख देता हूं F, अंतिम ऊर्जा स्तर। तो अंतिम ऊर्जा स्तर के लिए समीकरण क्या हो जाएगी, यही समीकरण हो जाएगी EF इज इक्वल टू -RH, Z की वैल्यू 1, N स्क्वायर, और जूल है रिजबर्ग कांस्टेंट RH है। तो EI क्या हो जाएगा, EI इज इक्वल टू हो जाएगा -RH 1/n, ये N F का स्क्वायर हो जाएगा, ये N I का स्क्वायर हो जाएगा, और जूल। अब देखो इसको समीकरण 1 दे देते हैं और इसको समीकरण 2 देते हैं, इसको क्या दे देते हैं। समीकरण 1 और 2 से EF और EI की वैल्यू क्या में रखने पर, समीकरण 1 और 2 से EF और EI की वैल्यू क्या में रख दो, तो डेल्टा E बराबर EF की वैल्यू है -RH 1/n F का स्क्वायर, ब्रैकेट में बंद कर दो, माइनस, ये रहा माइनस, फिर EI की वैल्यू रख दो, EI की वैल्यू ये हो जाएगा -RH 1/n I का स्क्वायर, ब्रैकेट बंद। अब इसको ब्रैकेट को खोलोगे तो ये माइनस प्लस, तो डेल्टा E इज इक्वल टू आ जाएगा RH 1/n I का स्क्वायर माइनस RH 1/n F का स्क्वायर। यानी ये प्लस हो गया तो इसको मैंने प्लस के रूप में और इसको माइनस वाले को बाद लिख दिया, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको प्लस को पहले लिख दिया, उस माइनस वाले को इसको बाद रख दिया। RH कॉमन ले लेते हैं, डेल्टा E इज इक्वल टू हो जाएगा RH 1/n I का स्क्वायर माइनस N F का स्क्वायर। अब RH का मान आपको पता ही है 2.18 गुणा 10 की घात -18 जूल है, तो इसका भी माइनस था, इसका भी माइनस था, तो ये माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये प्लस 2.18 गुणा 10 की घात -18 जूल हो जाएगा। तो डेल्टा E इज इक्वल टू मैं रख दूंगा 2.18 गुणा 10 की घात -18 जूल 1/n इनिशियल का स्क्वायर -1/n फाइनल का स्क्वायर। अब देखो डेल्टा E बराबर 2.18 गुणा 10 की घात -18 जूल 1/n इनिशियल का स्क्वायर -1/n फाइनल का स्क्वायर, यानी मैं इसको यूं लिख सकता हूं डेल्टा E बराबर 2.18 गुणा 10 की घात -18 जूल 1/ni का स्क्वायर 1/n F का स्क्वायर। अब आपको पता है बोर के आवृत्ति नियम से डेल्टा E बराबर होता है h न्यू, तो न्यू बराबर क्या हो जाएगा, बोर के आवृत्ति नियम से ये होता है, तो न्यू बराबर हो जाएगा, यानी ये इधर ही रख लेते हैं, तो h का भाग दे दो डेल्टा E/h, यानी डेल्टा E वाले समीकरण में h का भाग दे दूं तो आवृत्ति आ जाएगी। तो ये हो जाएगा न्यू बराबर आवृत्ति कब आएगी, डेल्टा E की वैल्यू में h का भाग दे दो, तो इसको रख दो डेल्टा E/h, यूं कह सकता हूं,
या इस समीकरण में क्या कर दो 2.18 गुणा 10 की घात माइनस 18 जूल 1/n इनिशियल का स्क्वायर 1/n फाइनल का स्क्वायर। इसमें भाग दे दो किसका, h का। न्यू आ जाएगा यदि डेल्टा E वाले समीकरण में h का भाग दे दो, इधर भी h का भाग दे दोगे और उधर भी h का भाग दे दोगे तो न्यू आ जाएगी अपने पास। अब चूंकि h क्या है, प्लांक स्थिरांक है, प्लांक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होती है। तो वैल्यू रख दो ऊपर वाले समीकरण में, h की वैल्यू रख दो तो न्यू बराबर आ जाएगा 2.18 गुणा 10 की घात माइनस 18 जूल बटा 6.626 इंटू 10 की घात माइनस 34 जूल सेकेंड 1/, इनिशियल का स्क्वायर माइनस फाइनल का स्क्वायर। जूल से जूल कैंसिल, सेकेंड ऊपर आ जाएगा, इसका भाग दे दो तो न्यू बराबर आ जाता है अपने पास 3.29 गुणा 10 की घात 15 प्रति सेकेंड 1/n इनिशियल का स्क्वायर माइनस n फाइनल का स्क्वायर। प्रति सेकेंड में आ जाएगा क्योंकि सेकेंड ऊपर जाएगा तो प्रति सेकेंड, इसको हर्ट्ज भी कहते हैं और आवृत्ति का मात्रक प्रति सेकेंड या हर्ट्ज ही होता है। तो ये समीकरण आ जाएगी आवृत्ति के लिए। न्यू बराबर 3.29 गुणा 10 की घात 15 प्रति सेकेंड 1/n आई का स्क्वायर माइनस 1/f का स्क्वायर। अब देखो नेक्स्ट उसी समीकरण से आपको पता है न्यू बराबर होता है c बटा लैम्डा। तो 1/λ, चूंकि न्यू बराबर होता है c बटा लैम्डा, इसलिए 1/λ बराबर क्या रख सकता हूं मैं, इस c को इधर भाग दे दो यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको ले जाके 1/न्यू बटा c हो जाएगा। 1/λ बराबर हो जाएगा न्यू बटा c। तो ये रहा न्यू, उसमें c का भाग दे दो तो न्यू अपने पास वो समीकरण क्या है 3.29 इंटू 10 की घात 15 प्रति सेकेंड 1/n इनिशियल का स्क्वायर माइनस 1/n फाइनल का स्क्वायर, यानी प्रारंभिक ऊर्जा स्तर ये अंतिम ऊर्जा स्तर। अब इसके अंदर न्यू से अपने को 1/λ ज्ञात करनी है तो न्यू बराबर होता है c बटा लैम्डा। तो इससे 1/λ ज्ञात करने के लिए तो एक यहाँ ऊपर है ही, गुणा में एक मान लो, तो ये 1/λ को रखने के लिए c का न्यू में भाग दे दो, वज्र गुणा कर दो तो 1/λ बराबर क्या हो जाएगा न्यू बटा c। तो न्यू में किसका भाग दे दो, c का भाग दे दो, क्या आ जाएगा न्यू बटा c बराबर 1/λ बराबर इसमें किसका भाग दे दो c का 3.29 गुणा 10 की घात 15 प्रति सेकेंड 1/n इनिशियल का स्क्वायर माइनस 1/ फाइनल का स्क्वायर बटा c। न्यू में c का भाग दे दिया और न्यू में c का भाग देते हो तो 1/λ बचता है, तो न्यू बटा c बराबर बचेगा 1/λ के बराबर होगा। और बाकी इधर वाले पार्ट में भी क्या कर दोगे, यदि न्यू में c का भाग दे रहे हो तो न्यू के बराबर जो है उसमें भी c का भाग दे देते हैं। अब चूंकि c आपको पता है 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होता है, प्रकाश की चाल ये होती है, तो c का भाग दे दो। तो 1/λ को क्या कहते हैं न्यू बार, 1/λ को क्या कहते हैं न्यू बार या तरंग संख्या। ये अपन पीछे पढ़ चुके हैं 1/λ बराबर होता है न्यू बार। तो इसको एक बार छोड़ दो, 1/λ के बराबर न्यू बार रख दिया है बराबर तरंग संख्या बराबर 3.29 गुणा 10 की घात 15 प्रति सेकंड बटा भाग दे दो c का। न्यू में c का भाग दोगे तो 1/λ आएगा, तो न्यू के अंदर इधर c का भाग दे दिया
तो बराबर आ जाएगा 1/λ, बराबर क्या आ जाएगा न्यू बार, और बराबर में जो है उसमें भी सी का भाग दे दो, मीटर प्रति सेकेंड 1/n इनिशियल का स्क्वायर 1/n फाइनल का स्क्वायर। सेकेंड से सेकेंड ये कट जाएगा, मीटर ऊपर आ जाएगा, मीटर इनवर्स हो जाएगा, न्यू बार बराबर 1/λ बराबर तरंग संख्या, इसमें इसका भाग दोगे तो 15 में से 8 माइनस हो जाएगा ऊपर आके, तो 3.29 बटा 3 गुणा 10 की घात 7, और यहाँ मीटर रख लो, 1/n इनिशियल का स्क्वायर 1/n फाइनल का स्क्वायर। अब देखो न्यू बार बराबर 3.29 गुणा 10 की घात 7 बटा 3 मीटर 1/ni का स्क्वायर 1/nf का स्क्वायर। मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कितने से गुणा कर दो, 100 से, तो न्यू बार बराबर 3.29 बटा 3 गुणा 100 सेंटीमीटर गुणा 10 की पावर 7 1/ इनिशियल का स्क्वायर 1/ फाइनल का स्क्वायर। न्यू बार बराबर तरंग संख्या, 3 का भाग इसमें दोगे, 2 ये आ जाएगी ऊपर, तो ये 2 घात 10 की पावर 2 ऊपर जाएगी तो माइनस की 2, 7 में से माइनस हो जाएगी, 3.29 बटा 3 गुणा 10 की घात 5, और सेंटीमीटर ऊपर आएगा तो सेंटीमीटर इनवर्स 1/ni का स्क्वायर माइनस 1/nf का स्क्वायर। न्यू बार बराबर अपने पास आता है 1.09677 गुणा 10 की घात 5 सेंटीमीटर इनवर्स 1/ni का स्क्वायर 1/nf का स्क्वायर। इसको इससे गुणा कर दो तो न्यू बार यानी तरंग संख्या आ जाएगी, यहाँ दशमलव है, 10 की पावर 5 से गुणा हो गए, 3 और 2 5, तो ये हो जाएगा 10×77 1/ इनिशियल का स्क्वायर माइनस n फाइनल का स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स, ये आ जाएगी तरंग संख्या। न्यू बार बराबर 10×77, और ये 10×77 हाइड्रोजन परमाणु के लिए रिजबर्ग कांस्टेंट है, सेंटीमीटर इनवर्स। अब देखो हाइड्रोजन परमाणु में n बराबर 5 से n बराबर 2 में जब संक्रमण होता है तो संक्रमण के दौरान उत्सर्जित फोटोन की आवृत्ति क्या होगी, तरंग दैर्ध्य क्या होगी, ये ज्ञात करना है। तो अपने को ज्ञात करना है आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य। अपना संक्रमण के दौरान जो एनर्जी है उसको ज्ञात करते हैं अपन, डेल्टा ई बराबर फॉर्मूला है अपने पास 2.18 गुणा 10 की घात -18 जूल, n इनिशियल का स्क्वायर माइनस n फाइनल का स्क्वायर। अब आपको पता है यहाँ रख दो और यहाँ वैल्यू रख दो, तो n इनिशियल कहाँ से हो रहा है, शुरुआत कहाँ से हो रही है, 5 से, तो n बराबर 5 आ जाएगा। अंतिम ऊर्जा स्तर कौन सा है, दूसरा, यानी 5 में से दूसरे में आ रहा है, यानी ऊपर से नीचे आ रहा है, तो ऊर्जा का क्या होगा, उत्सर्जन होगा। तो डेल्टा ई बराबर 2.18 गुणा 10 की घात -18 जूल बराबर 1/ni, तो 5 का स्क्वायर माइनस nf 2 का स्क्वायर, तो डेल्टा ई बराबर हो जाएगा 2.18 गुणा 10 की घात -18, 1/25 माइनस 1/4, 10 की घात -18 जूल। लघुत्तम ले लो 100, 25 का भाग दो 100 में 4 बार, 4 का भाग दोगे 100 में तो 25 बार, तो ये क्या आ जाएगा 2.18 गुणा 10 की घात -18 जूल और -21/100, यानी ऋणात्मक चिन्ह आएगा।
डेल्टा ई बराबर क्या आएगा, -2.18 गुणा 10 की घात -18 गुणा 100 में 21 में 100 का भाग दोगे तो 0.21 जूल। ये एनर्जी आ जाएगी। ऋणात्मक चिन्ह क्या बताता है, ऊर्जा के उत्सर्जन को बताता है। यानी यहां क्या है, EF कम है, EI ज्यादा है, तो उत्सर्जन होगा और माइनस चिन्ह आएगा। तो उल्टा क्या हो जाएगा, EF ज्यादा हो EI से तो क्या होगा, अवशोषण होगा, और चिन्ह कौन सा आएगा, प्लस। तो ये आ जाएगी एनर्जी। अब डेल्टा E बराबर होता है H न्यू। अपने को क्या चाहिए, न्यू चाहिए। डेल्टा E बराबर होता है H न्यू। न्यू बराबर हो जाएगा डेल्टा E बटा H। तो डेल्टा E की वैल्यू ये है, इसमें H का भाग दे दो। न्यू बराबर हो जाएगा डेल्टा E की 2.18 गुणा 10 की घात -18 गुणा 0.21 जूल बटा H का भाग दे दो 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। जूल से जूल कैंसिल, सेकेंड ऊपर आ जाएगा। न्यू बराबर आ जाएगा 2.18 गुणा 10 की घात -18 गुणा 0.21 बटा 6.626 इंटू 10⁻34 और प्रति सेकंड या हर्ट्ज। ये तो आ जाएगी आवृत्ति, कैलकुलेट कर लेंगे अपन। तरंग दैर्ध्य, अब आवर्ती तरंग दैर्ध्य और इनके बीच का संबंध है, न्यू बराबर होता है C बटा लैम्डा। तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, C बटा न्यू। तो ये तो न्यू आ गई, C अपने पास सही, तो लैम्डा क्या आ जाएगी 2.18 गुणा 10 की घात -18 गुणा 0.21 बटा 6.626 इंटू 10⁻34। इसकी भाग अपने को किस में देना था, C के अंदर। तो ये हो जाएगा C में भाग दे दो 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो अपने पास लैम्डा आ जाएगी। यानी जो वैल्यू न्यू की प्राप्त होती है उसका भाग दे दो C में, अपने पास क्या आ जाएगा, लैम्डा भी मिल जाएगा। तो इसको भी अपन कैलकुलेट कर लेंगे। लैम्डा ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड में भाग दे देंगे 2.18 गुणा 10 की घात -18 इंटू 0.21 बटा 6.626 इंटू 10⁻34। इसकी जो वैल्यू आएगी उसका भाग दे देंगे प्रकाश की चाल में, तो अपने पास तरंग दैर्ध्य भी मिल जाएगी। और जब उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में लौटता है इलेक्ट्रॉन तो उत्सर्जन होगा और ऊर्जा के चिन्ह में ऋणात्मक चिन्ह आएगा। और यदि प्रारंभिक से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो ऊर्जा का अवशोषण होगा और धनात्मक चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे।